ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 861 सोलारियन सेनफ्रूट भाग 4। भाड़ में जाओ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा एक राक्षस मुझसे लड़ सकता है? ड्रैगन के रूप में वोइट्स्कर ने गुस्से में दहाड़ लगाई और अपना मुंह खोला। सभी ड्रैगन को संदेश भेजने के बाद वह घटना के स्रोत की ओर बढ़ रहा था जब उसे यह उड़ता हुआ पक्षी मिला। पक्षी एक रैंक 3 राक्षस था और वोइट्स्कर बेवजह लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पक्षी को अनदेखा कर दिया और अपने उड़ने वाले रास्ते को बदलने का फैसला किया। लेकिन जब उसने अपना रास्ता बदलने का फैसला किया तो उसे झटका लगा। ब्लैकबर्ड ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हालांकि वह शक्तिशाली था, वोइट्स्कर रैंक 3 के राक्षस को अनदेखा नहीं कर सकता था, इसलिए वह रुक गया और पक्षी के हमले से खुद का बचाव किया। वह इवान द्वारा की गई गलतफहमी के कारण पहले से ही नाराज था, इसलिए जिस क्षण उस पर ब्लैकबर्ड ने हमला किया वह अपना आपा खो बैठा और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। ब्लैकबर्ड शक्तिशाली था और उसकी काली लौ का संक्षारक प्रभाव था, लेकिन वोइट्स्कर एक प्रतिभाशाली शून्य ड्रैगन था, एक शिकारी जो खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर था। इसलिए भले ही उसका रैंक ब्लैकबर्ड से कम था, लेकिन उसे उसका सामना करना मुश्किल नहीं लगा। वे लड़ते रहे और जितनी देर तक वे लड़ते रहे उतना ही ब्लैकबर्ड को वोइट्स्कर पर हमला करने के अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उसके पीछे आने वाले अधिकांश अधीनस्थ वोइट्स्कर द्वारा मारे गए और वह भी उसके हमलों से घायल हो गया। हालांकि इसने वोइट्स्कर को भी घायल कर दिया, लेकिन ड्रैगन को लगी चोटें सभी मामूली थीं क्योंकि उसे होने वाले अधिकांश नुकसान को उसके सख्त तराजू ने रोक दिया था जो शून्य ऊर्जा से चमक रहे थे। लड़ते समय अनजाने में वे दोनों घटना के स्रोत की दिशा में चले गए और अब उससे कुछ ही किलोमीटर दूर थे। जैसे ही वोइट्स्कर ने अपना विशाल मुंह खोला, उसकी आंखें चमक उठीं और शून्य ऊर्जा उसके गले के अंदर जमा हो गई। जब एम्बर, जोडा और नोएल ने वोइट्स्कर के मुंह के अंदर शून्य ऊर्जा के उतार चढ़ाव को देखा तो उन्होंने जल्दी से विश्वसार और हाथों का उपयोग करके अपने कान ढक लिए। अगर आप बहरे नहीं बनना चाहते हैं तो अपने कान ढक लें, एम्बर ने उन पिशाचों को याद दिलाया जो उसके साथ खड़े थे और ब्लैकबर्ड और वोइट्स्कर के बीच लड़ाई को देखते रहे। एम्बर की बात सुनकर कैस्पियन ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। थॉमस और अन्य पिशाच भ्रमित थे, लेकिन उन्होंने एम्बर की सलाह का पालन करने का फैसला किया और अपने कान भी बंद कर लिए। जिस क्षण उन्होंने अपने कान बंद किए, दहाड़, दूसरी परत में एक गरजने वाली ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। आह! हालांकि थॉमस, कैस्पियन और अन्य लोगों ने अपने कान ढक लिए थे, फिर भी जब उन्होंने दहाड़ सुनी तो उन्हें सिरदर्द महसूस हुआ और उनके कानों से खून बहने लगा। वे अपने घुटनों पर गिर गए और डरावनी आंखों से वोइट्स्कर की दिशा में देखने लगे। वह पहले से ज्यादा ताकतवर है, एम्बर ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और अपने होश में आने के लिए अपना सिर थोड़ा हिलाया, क्योंकि भले ही वह उसके शून्य ड्रैगन की दहाड़ का लक्ष्य नहीं थी, फिर भी वह उससे प्रभावित थी। चीख! जब थॉमस और अन्य लोगों ने वोइट्स्कर की दिशा में देखा तो उन्होंने ब्लैकबर्ड की दर्दनाक चीख सुनी और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? थॉमस का मुंह खुला रह गया और उसने अपनी आंखें चौड़ी करके अपने सामने विनाश को देखा। जिस दिशा में वोइट्स्कर ने अपनी दहाड़ छोड़ी, उस दिशा में हजारों किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया। दूसरी परत की कठोर जमीन जिसे इवान ने नष्ट करना मुश्किल पाया, धंस गई और पर्वत श्रृंखला जो उसके शून्य ड्रैगन की दहाड़ के रास्ते में थी, बस अस्तित्व से गायब हो गई। वोइट्स्कर के आसपास के 10 मीटर के क्षेत्र में अंतरिक्ष खुद ही ढह गया, जिससे एक बड़ा शून्य रह गया। अगर ये तथ्य न होता कि दूसरी परत का स्थान मकबरे की तीसरी परत से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, तो नुकसान और भी गंभीर होता। ब्लैकबर्ड के शरीर से खून बह रहा था, उसके शरीर पर लगी भूरी आग बहुत मंद पड़ गई थी और उसका अधिकांश फर उड़ गया था। अपने पिछले राजसी और भयावह रूप के विपरीत ब्लैकबर्ड अब एक पंखीन मुर्गे की तरह दिख रहा था। वोइट्स्कर भविष्य की परेशानी से बचने के लिए ब्लैकबर्ड को खत्म करना चाहता था, लेकिन जब वह दूसरा हमला करने वाला था, दहाड़, थम थम, क्रोध से भरी दहाड़, उसके बाद छाती की धमक ने वोइट्स्कर को बीच में ही रोक दिया। वोइट्स्कर ने आवाज की दिशा में देखा और एक भूरे रंग का बंदर देखा जिसकी आंखें खून से लाल थीं और वह गुस्से में उसे देख रहा था। बंदर के पीछे सैकड़ों राक्षस जमीन पर सपाट पड़े थे, उनके मुंह, आंखें, कान और नाक से खून बह रहा था। हालांकि वे सभी अभी भी जीवित थे, लेकिन ये स्पष्ट था कि शुरुआती स्तर और मध्य स्तर के रैंक एक राक्षसों में से अधिकांश को ठीक होने में कम से कम 1 या 2 महीने लगेंगे। वोइट्स्कर की ड्रैकोनिक आंखें सिकुड़ गईं जब उसने बंदर को देखा, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि वह बहुत गुस्से में था और उस पर हमला करने के बारे में सोच रहा था। जब बंदर ने वोइट्स्कर का ध्यान आकर्षित किया तो पक्षी को लगा कि यह उसके लिए भागने का सबसे अच्छा मौका है, इसलिए उसने तुरंत अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा की और फिश, उसके शरीर से काली आग का एक तूफान फूट पड़ा, जिससे वोइट्स्कर को वहां से जल्दी से पीछे हटना पड़ा। जिस क्षण वोइट्स्कर पीछे हटा, अग्नि तूफान से काली आग की एक धार निकली और मिसाइल की तरह उड़ गई।
वॉइड्सकार ने उस दिशा में देखा जिस ओर पक्षी भाग रहा था और उसका पीछा करने के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने अपनी पीठ पर बंदर की निगाह महसूस की, जैसे कि वह उस पर हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसने पक्षी को अनदेखा करने का फैसला किया और अपने मानव रूप में वापस आ गया। वह जमीन पर उतरा और बंदर को देखा जो अपनी रक्तलाल आंखों से उसे घूर रहा था। जब वॉइड्सकार ने बंदर की निगाह देखी तो वह मुस्कुराया और उसे अनदेखा करने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह सतर्क रहेगा और उसे छिपकर हमला करने का मौका नहीं देगा, तब तक बंदर उस पर हमला नहीं करेगा। बंदर की नज़र से वॉइड्सकार को यह पता नहीं था कि बंदर बुद्धिमान था और ब्लैकबर्ड के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा जो उसके समान रैंक का था। खजाने को पूरी तरह से साकार होने में कुछ दिन लगेंगे। वॉइड्सकार ने इंद्रधनुषी रंग की गेंद को देखा और सोचा कि उसके अधीनस्थों के यहाँ पहुंचने के लिए यह पर्याप्त समय होना चाहिए। तारांकन तारांकन तारांकन। घटना के स्रोत से दूर एक चट्टानी पहाड़ की चोटी पर एक ब्लैकबर्ड गहरी नींद में सो रहा था। ब्लैकबर्ड के चारों ओर का वातावरण अस्त व्यस्त था, मानो वह गंभीर रूप से घायल हो गया हो और उसके शरीर को ढंकने वाला काला फर गंदा हो गया हो। ब्लैकबर्ड वही राक्षस था जिसे वॉइड्सकार ने पीटा था और वह वर्तमान में अपनी चोटों को ठीक कर रहा था। वॉइड्सकार से भागे हुए उसे 2 दिन हो चुके थे और वह ठीक होने के बाद अपना बदला लेने की योजना बना रहा था। ब्लैकबर्ड से कुछ हजार किलोमीटर दूर कंधे तक लंबे काले बाल और तीखे नुकीले एल्फ जैसे कानों वाला एक आदमी अपने चेहरे पर एक भयावह मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। बूढ़े आदमी, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? इवान ने ब्लैकबर्ड को घूरते हुए पूछा। अगर यह काम करता है तो उस चीज को पाने की आपकी संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर यह काम नहीं करता है तो ठीक है, आप हमेशा बच सकते हैं, है न? इवान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ब्लैकबर्ड को देखा। 1 मिनट की चुप्पी के बाद उसने आह भरी और गहरी सांस ली। यह एक सुंदर पक्षी है, उसने कहा और उसके हाथ में गहरे लाल रंग की आभा में लिपटी एक काले रंग की राइफल दिखाई दी। इवान ने सोते हुए पक्षी की दिशा में राइफल को निशाना बनाया और राइफल का थूथन गहरे नीले रंग की रोशनी से चमकने लगा। वाकई एक सुंदर पक्षी। धमाका। अध्याय 862 सोलारियन सनफ्रूट भाग 5। 2 दिन पहले। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इवान ने अपने चेहरे पर अविश्वास की भावना के साथ पूछा। मैंने तुमसे कहा था, कीमिया करने के लिए मुझे बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ऑक्टेवियस ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा और इवान से दूर देखते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। तुम बूढ़े चोर हो। इवान ने अपने दांत पीस लिए जब उसने देखा कि बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था और शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। पूरे 5 मिनट के बाद वह आखिरकार शांत हुआ और अपने चेहरे पर एक पीड़ा भरे भाव के साथ पूछा, क्या लागत कम करने का कोई तरीका है? नहीं, उसे एक सरल और स्पष्ट उत्तर मिला। इवान ने ऑक्टेवियस का उत्तर सुनकर आह भरी और अपने छाया भंडारण के अंदर देखा। वह एक पल के लिए झिझका, लेकिन अंत में उसने फिर भी एक भंडारण अंगूठी निकाली। उसने अंगूठी के अंदर देखा और उच्च श्रेणी के सार पत्थरों का एक पहाड़ देखा। तारांकन आह। इवान ने एक बार फिर आह भरी जब उसने सार पत्थरों का पहाड़ देखा और उसके हाथ की एक लहर से लगभग 50 मिलियन उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर उसके सामने प्रकट हुए। भाड़ में गया डाकू। जब ऑक्टेवियस ने इवान की बड़बड़ाहट सुनी तो उसने अपनी आंखें घुमाई और उसे अनदेखा करने का फैसला किया। उसे बस एहसास हुआ कि छाया सम्राट का क्लोन बहुत लालची और कंजूस व्यक्ति है। मुझे एक कड़ाही दो, ऑक्टेवियस ने सार पत्थरों के पहाड़ के शीर्ष पर बैठते हुए कहा। हम इसके लिए प्राचीन कीमिया कड़ाही का उपयोग नहीं कर सकते हैं, है ना? इवान ने ऑक्टेवियस को सुनने के बाद पूछा और प्राचीन कीमिया के बारे में पुस्तकों में हमारा द्वारा पाई गई जानकारी के बारे में सोचा। हाँ, मुझे बस एक सामान्य कड़ाही दो, ऑक्टेवियस ने सिर हिलाया और एक भंडारण अंगूठी से राक्षस कोड, राक्षस दिल और कुछ जड़ी बूटियां निकालीं। इवान ने अपने छाया भंडार के अंदर देखा और ऑक्टेवियस को अमारा का कड़ाही दिया। राक्षसों को मुझे परेशान मत करने दो, ऑक्टेवियस ने कहा जब इवान ने उसे कड़ाही दी और उसकी आत्मा से एक सफ़ेद आभा निकली जिसने सार पत्थरों के पहाड़ को ढंक दिया। जैसे जैसे सफ़ेद आभा ने पहाड़ को ढंक लिया, सार पत्थर धीरे धीरे गायब होने लगे और ऑक्टेवियस की आभा बढ़ने लगी। इवान ने ऑक्टेवियस को देखा जो सार पत्थरों से ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था और उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने छाया मरे हुए लोगों को आसपास छोड़ दिया और उनसे कहा कि वे ऑक्टेवियस के पास आने वाले किसी भी राक्षस को मार दें। वे दूसरी परत के एकांत क्षेत्र में थे जहां इवान किसी भी राक्षस को नहीं देख सकता था, लेकिन 50 मिलियन सार पत्थरों के पहाड़ की वजह से वह जानता था कि कुछ राक्षस ऑक्टेवियस के स्थान की ओर आकर्षित होंगे। घटना के कारण उत्पन्न अराजकता के कारण मैं काफी राक्षसों को मारने में सक्षम था, इवान ने धीमी आवाज में बड़बड़ाया और संतोष में अपना सिर हिलाया क्योंकि उसने अपने छाया मरे हुओं की संख्या को देखा जो अब 5000 से अधिक थी। उसके अधीन शुरुआती स्तर के रैंक 2 छाया मरे हुओं की संख्या 72 तक पहुंच गई और उसके छाया भंडारण के अंदर पहले से ही मध्य स्तर रैंक 2 राक्षसों के 20 से अधिक शव थे।
एक बार जब ऑक्टेवियस औषधि बना लेता है और मैं रैंक 1 के शिखर पर पहुंच जाता हूं, तो मैं सभी मध्यस्तर रैंक 2 राक्षसों को भी छाया मरे हुओं में बदल दूंगा। जब इवान रैंक 1 के शिखर पर पहुंचने के बारे में सोच रहा था, तो उसे अचानक एक बहुत शक्तिशाली अराजक आभा महसूस हुई। आभा को महसूस करते ही उसकी अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई और उसने क्षितिज की ओर देखा, केवल गहरे भूरे रंग की आग की एक लकीर को उससे बहुत दूर उड़ते हुए देखा। एक बहुत घायल रैंक 3 राक्षस इवान ने एक भान उठाई जब उसने गहरे भूरे रंग की आग की लकीर देखी और खुश था कि यह उसकी दिशा में नहीं आ रही थी। हालांकि इसकी अराजक आभा से वह बता सकता था कि यह गंभीर रूप से घायल है, इवान को यकीन था कि उसके लिए अपने छाया मरे की मदद से भी इसके खिलाफ लड़ना बहुत कठिन होगा। एक रैंक 3 राक्षस ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं अपनी वर्तमान शक्ति से नुकसान पहुंचा सकता हूं। इवान ने अपना सिर हिलाया और उड़ती हुई काली आग की लकीर को देखना जारी रखा। इवान ने रैंक 3 राक्षस को मारने के बारे में भी नहीं सोचा, क्योंकि अगर वह किसी तरह से इसे मार भी देता तो ये बेकार होता, क्योंकि वह इसे छाया मरे में नहीं बदल सकता था। अगर मैं इसे छाया मरे में बदल सकता तो मैं निश्चित रूप से अपनी किस्मत आजमाता। इवान अचानक रुक गया क्योंकि वह इसे छाया मरे में नहीं बदल सकता था। अगर मैं इसे छाया मरे में बदल सकता तो मैं बोलता, और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे कुछ एहसास हुआ। धिक्कार है, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। इवान ने जोर से गाली दी और ऑक्टेवियस की ओर दौड़ा। लेकिन जब उसने देखा कि ऑक्टेवियस औषधि बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो वह रुक गया और अपना सिर हिलाया। मैं उसे अभी परेशान नहीं कर सकता, उसने मन ही मन कहा और जाने के लिए मुड़ गया। जब वह औषधि खत्म कर लेगा तो मैं उससे पूछूंगा। उस बूढ़े आदमी की रक्षा करो और अगर कुछ होता है तो मुझे तुरंत सूचित करो। इवान ने अपने छाया मरे हुओं को आदेश दिया और वहां से उड़ गया। छाया पंखों का उपयोग करते हुए वह उस दिशा में उड़ गया जहां से काला पक्षी भागा था और उसे खोजने की कोशिश की। काले पक्षी की आभा काफी अव्यवस्थित थी और भागते समय उसने अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं किया, इसलिए इवान के लिए उसका पीछा करना मुश्किल नहीं था। लगभग 8 घंटे बाद इवान ने आखिरकार एक चट्टानी पहाड़ की चोटी पर सोते हुए काले पक्षी को पाया। चट्टानी पहाड़ गहरे भूरे रंग की आग से ढका हुआ था, जो काले पक्षी के लिए एक सुरक्षा अवरोध के रूप में काम कर रहा था। इवान ने दूर से काले पक्षी को देखा और आश्चर्यचकित हो गया जब उसने देखा कि पक्षी की आभा पहले से भी कमजोर थी। इसने भागने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग पहले ही कर लिया होगा और जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। इवान ने धीमी आवाज में कहा और अपने चेहरे पर एक विचारशील नज़र के साथ उसे देखा। कुछ मिनटों तक सब कुछ सोचने के बाद इवान ने आखिरकार अपना फैसला सुनाया। मैं ऑक्टेवियस को यहाँ लाऊंगा जब वह औषधि समाप्त कर लेगा और उससे पूछूंगा कि यह काम करेगा या नहीं, इवान ने कहा और काले पक्षी पर नजर रखने और उसे उसकी हर हरकत के बारे में सूचित करने के लिए एक छाया मरे को पीछे छोड़ दिया। अध्याय 863 सोलारियन सनफ्रूट भाग 6। 2 दिन बाद। मुझे यकीन है कि वह बेचारा पक्षी आपके परिवार की 7 पीढ़ियों को कोस रहा होगा, ऑक्टेवियस ने दया से भरी आवाज में कहा जब उसने काले पक्षी को इवान के छाया मरे द्वारा परेशान होते देखा। काला पक्षी रैंक 3 का राक्षस था, इसलिए उसके लिए छाया मरे को मारना मुश्किल नहीं था, लेकिन छाया मरे अपने जीवन की परवाह किए बिना उस पर हमला करते रहे। क्या आप पिछले 2 दिनों से अपने छाया मरे का उपयोग करके इसे परेशान कर रहे हैं? ऑक्टेवियस ने पूछा और उसका मुंह बेकाबू होकर फड़क रहा था। मुझे ये सुनिश्चित करना था कि यह अपनी शक्ति वापस न ले पाए, इसलिए मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इवान ने सहानुभूति से भरी आवाज में कहा, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ब्लैकबर्ड को परेशान करने के लिए वह भी थोड़ा दोषी महसूस कर रहा था। 2 दिन पहले ब्लैकबर्ड के स्थान की पुष्टि करने के बाद इवान ने लगातार उसे परेशान करने के लिए अपने शैडो अनडेड भेजे। शैडो अनडेड के लगातार हमलों के कारण ब्लैकबर्ड अपनी चोटों से उबर नहीं पाया और उसका आभामंडल अभी भी पहले की तरह अव्यवस्थित था। शैडो अनडेड के हमलों से बचने के लिए ब्लैकबर्ड अपना स्थान बदल सकता था, लेकिन रैंक 3 राक्षस होने के नाते उसका अभिमान उसे रैंक 1 राक्षसों के खिलाफ लड़ाई से पीछे हटने की अनुमति नहीं देता था। ये पहले से ही वोइड्सकार द्वारा पीटे जाने के कारण परेशान था, जो उससे कम रैंक का था, इसलिए जब रैंक 1 राक्षसों ने उस पर हमला किया तो उसने अपना स्थान नहीं बदला और बार बार शैडो अनडेड को मारना जारी रखा। तो आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि यह काम करेगा? इवान ने पूछा, क्योंकि वह अपनी छाया मरे हुओं को काले पक्षी के खिलाफ लड़ते हुए देख रहा था। ये बहुत मुश्किल है। आपको ये समझना होगा कि किसी को उसकी आत्मा का सार देना मूल रूप से उसे आपके जीवन पर नियंत्रण देना और गुलाम बनना है। यहाँ तक कि जब आपने मुझसे अतीत में पूछा था तब भी मैं आपको अपनी आत्मा का सार नहीं देना चाहता था, और मैं केवल इस तथ्य के कारण सहमत हुआ था कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे 1000 साल में रिहा कर देंगे और मेरे लिए एक नया शरीर बनाएंगे, ऑक्टेवियस ने गंभीर स्वर में कहा। हालांकि वह पक्षी गंभीर रूप से घायल है, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए उसे अपनी आत्मा का सार देने के लिए राजी करना आसान होगा, खासकर जब आपका पद उससे कम हो। ऑक्टेवियस की बात सुनकर इवान गहरी सोच में पड़ गया और उसे घूरता रहा। 1 मिनट की खामोशी के बाद उसने अपना मुंह खोला।
क्या तुम्हें लगता है कि मेरी आत्मा इस पक्षी के आत्मा सार को संभाल सकती है? अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ तुम्हारे लिए इसके आत्मा सार को स्वीकार करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, ऑक्टेवियस ने कहा और समझाया। सामान्य तौर पर इस पक्षी के आत्मासार के साथ साथ मेरे आत्मासार को नियंत्रित करना तुम्हारे लिए असंभव होता, लेकिन चूंकि मैंने अपनी लगभग सभी शक्तियां खो दी हैं, इसलिए मेरी आत्मा एक सामान्य रैंक 1 कोर रिवॉल्वर के समान है और ये तुम्हारी आत्मा पर कोई बोझ नहीं डालती है। तो इस विधि का उपयोग करके मैं कितने गुलाम प्राप्त कर सकता हूँ? इसकी एक सीमा है। हो, ऑक्टेवियस का मुंह गुलाम शब्द सुनते ही हिल गया, लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया। हाँ, अगर उस पक्षी ने तुम्हें अपना आत्मासार दिया है तो मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और के आत्मासार को स्वीकार करने से पहले एक बार फिर अपने कोर की रैंक बढ़ानी होगी। ठीक है, अगर यह मूर्ख पक्षी मुझे अपनी आत्मा का सार नहीं देता है तो मैं कुछ शीर्ष रैंक 2 राक्षसों के पीछे जाऊंगा। हालांकि वे इस पक्षी जितने उपयोगी नहीं होंगे, फिर भी वे कुछ न होने से बेहतर होंगे, इवान ने धीमी आवाज में कहा। जब ऑक्टेवियस ने इवान की बात सुनी तो वह पसीने से तरबतर हो गया और उसे उन लोगों पर दया आ गई जो खजाने पर अपना हाथ पाने के लिए इस घटना के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। भले ही यह राक्षस इस पक्षी को सफलतापूर्वक प्राप्त न कर पाए, मुझे नहीं लगता कि उन बेचारे आत्माओं के पास उसके सामने कोई मौका होगा, ऑक्टेवियस ने सोचा और उसकी आत्मा काम उठी जब उसे वह दृश्य याद आया जब इवान ने बीस्ट और ड्राफ्ट पी लिया था और सफलतापूर्वक रैंक 1 के शिखर पर पहुंच गया था। क्या यह आदमी वास्तव में सिर्फ एक क्लोन है? ऑक्टेवियस ने अपने मन में सवाल किया और महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है, खासकर ये देखने के बाद कि पहले उसकी उन्नति के दौरान क्या हुआ था। हाँ, मुझे बस उम्मीद है कि वह मेरे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा है और 1000 साल बाद मुझे रिहा कर देगा, ऑक्टेवियस ने आह भरते हुए खुद से कहा और इवान की ओर देखा। तुम क्या सोचते हो, बूढ़े आदमी? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे इसकी वर्तमान स्थिति में हरा पाऊंगा? इवान ने काले पक्षी को देखते हुए पूछा। ऑक्टेवियस ने भी काले पक्षी को देखा और उसकी अराजक आभा को महसूस करते हुए उसने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ कहा, मुझे 100% यकीन नहीं है। हालांकि वह पक्षी गंभीर रूप से घायल है और पिछले 2 दिनों से आपके छाया मरे हुओं द्वारा परेशान किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपके लिए उससे लड़ना आसान होगा। रैंक 3 राक्षस की सहनशक्ति काफ़ी अधिक होती है, इसलिए यदि आप उसे अपने अधीन करना चाहते हैं तो आपको अपने सबसे शक्तिशाली हमलों का उपयोग करना होगा। ऑक्टेवियस ने ये कहने के बाद विराम लिया और एक क्षण बाद कहा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसे आजमाना चाहिए क्योंकि यह आपके लिए रैंक 3 दास पाने का एक दुर्लभ अवसर है। तो आप मुझे रैंक 3 राक्षस के खिलाफ लड़ने के लिए कह रहे हैं, हो? हाँ, ऑक्टेवियस का स्पष्ट उत्तर सुनकर इवान मुस्कुराया और अपने सभी छाया मरे हुओं को पीछे हटने का संदेश भेजा। जब छाया मरे हुओं को इवान का संदेश मिला तो वे पीछे हटने लगे और जल्द ही काली चिड़िया की नज़रों से ओझल हो गए। पिछले 2 दिनों से उसे परेशान कर रहे काले राक्षसों को गायब होते देख चिड़िया लगभग रो पड़ी। मैं आखिरकार थोड़ा आराम कर सकता हूँ, काली चिड़िया ने सोचा और झपकी लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। इवान ने कुछ घंटों तक प्रतीक्षा की ताकि चिड़िया पूरी तरह से आराम कर सके। लगभग 3 घंटे बाद इवान ने देखा कि काली चिड़िया आखिरकार गिर गई सो रहा है। बूढ़े आदमी, क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? इवान ने ब्लैकबर्ड को घूरते हुए पूछा। अगर यह काम करता है तो उस चीज़ को पाने की तुम्हारी संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी, लेकिन अगर यह काम नहीं करता है तो ठीक है, तुम हमेशा बच सकते हो, है ना? इवान ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ब्लैकबर्ड को देखा। 1 मिनट की चुप्पी के बाद उसने आह भरी और गहरी सांस ली। यह एक सुंदर पक्षी है, उसने कहा और उसके हाथ में गहरे लाल रंग की आभा में लिपटी एक काले रंग की राइफल दिखाई दी। इवान ने सोते हुए पक्षी की दिशा में राइफल को निशाना बनाया और राइफल का थूथन गहरे नीले प्रकाश से चमकने लगा। वाकई एक सुंदर पक्षी। धमाका। अध्याय 864 सोलारियन सिनफ्रूट भाग 7। इवान ने बर्फ की गोली बनाने के लिए कार्नेज के एलिमेंटल बुलेट कौशल का उपयोग किया। उसने गोली बनाने के लिए अपने विश्वसार के 100 से अधिक बिंदुओं का उपयोग किया। जैसे ही बर्फ की गोली बनी, एक ठंडी आभा चारों ओर फैल गई और उसके आसपास की जमीन जमने लगी। इवान ने अपने आसपास की जमी हुई जमीन को अनदेखा किया और बर्फ की गोली की शक्ति बढ़ाने के लिए 7 लाख आत्माओं की बलि देने के लिए सोल एब्जॉर्प्शन कौशल का उपयोग किया। जिस क्षण इवान ने आत्माओं की बलि दी, कार्नेज भयंकर रूप से हिलने लगा और कार्नेज से निकलने वाली ठंडी आभा के कारण उसके आसपास का दसियों किलोमीटर का क्षेत्र बर्फ के अंदर बंद हो गया। पहले इवान ऐसी गोली को नियंत्रित नहीं कर सकता था जिसकी शक्ति 7 लाख आत्माओं द्वारा बढ़ाई गई थी, लेकिन पीक रैंक 1 कोर रिवॉल्वर बनने के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति रैंक 2 के मध्य स्तर तक पहुंचने से बस थोड़ी दूर थी, इसलिए अब उसके लिए इसे नियंत्रित करना संभव था। जैसे ही आत्माओं की शक्ति बर्फ की गोली के अंदर समा गई, हल्के नीले रंग की गोली शुद्ध सफेद रंग की हो गई। बर्फ की गोली की शक्ति के कारण इवान के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं खोया और अस्थायी वेग को सक्रिय कर दिया। उसके आसपास की दुनिया धीमी हो गई और एक नीली आग उसकी हथेली से कार्नेज में प्रवेश कर गई।
जब प्रिज्मेटिक फायर की नीली आग कार्नेज में प्रवेश कर गई और बर्फ की गोली के साथ विलीन हो गई, तो गोली के अंदर बर्फ की शक्ति और भी बढ़ गई। ठंडी आभा के कारण इवान का हाथ जमने लगा और उसे उन्हें लाल आग से ढकना पड़ा। एक बार जब नीली आग पूरी तरह से बर्फ की गोली के साथ विलीन हो गई, तो इवान ने सो रहे पक्षी की ओर देखा और उसकी आंखें ठंड से चमक उठीं। कार्नेज के थूथन के सामने नीली चिंगारियां फूटी और धमाका, उसने ट्रिगर दबाया। वूश! जिस क्षण इवान ने ट्रिगर दबाया, शुद्ध सफेद गोली सो रहे पक्षी की ओर चली गई और पीछे जमी हुई जगह का निशान छोड़ गई। कार्नेज की प्रतिक्रिया हमेशा की तरह शक्तिशाली थी और इवान की हाथ की मांसपेशियों को चीरती हुई उसे पीछे की ओर धकेलती हुई चली गई। इवान ने अपने दांत पीस लिए जब उसकी त्वचा फट गई और उसने जो दर्द महसूस किया उसे अनदेखा कर दिया। उसने बर्फ की गोली को देखा और देखा कि वह सोते हुए पक्षी से पहले तुरंत आ गई। काले पक्षी की इंद्रियां बहुत सतर्क थीं, इसलिए जैसे ही इवान ने गोली चलाई, वह चौंक गया और गोली को रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से, अपनी चोटों के कारण वह समय पर प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं था और बिजली की तरह तेज गोली उसके शरीर को ढंकने वाली काली लपटों को चीरती हुई उसकी पीठ में जा घुसी। चीख! गोली के उसके शरीर में घुसते ही उसे एक ठंडी सनसनी महसूस हुई और अगले ही पल ऊश! बर्फ की गोली से सफ़ेद बर्फ की एक धार फूट पड़ी और उसके पूरे शरीर को जमा दिया, जिसमें चट्टानी पहाड़ को ढंकने वाली काली लपटें भी शामिल थीं और एक अवरोध के रूप में काम कर रही थीं। जिस क्षण काली चिड़िया जम गई, इवान ने जो वोइड गेजर बूट पहने हुए थे उनमें बैंगनी रोशनी चमक उठी और वह एक कदम आगे बढ़ गया। वोइड गेजर के कदम कौशल का उपयोग करते हुए उसने तुरंत हजारों किलोमीटर की दूरी तय की और शुद्ध सफ़ेद बर्फ के अंदर जमे हुए काले पक्षी के ऊपर दिखाई दिया। हालांकि इवान ने बर्फ की गोली को मजबूत करने के लिए 7 लाख आत्माओं और नीली आग की शक्ति का उपयोग किया था, लेकिन जब वह ऊपर पहुंचा तो काली चिड़िया को ढकने वाली सफ़ेद बर्फ पहले से ही पिघल रही थी और गहरे भूरे रंग की आग अपनी शक्ति वापस पा रही थी। जब इवान ने ये देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे पहले से ही उम्मीद थी कि बर्फ की गोली अपनी शक्तिशाली गहरे भूरे रंग की लपटों के कारण काले पक्षी को लंबे समय तक जमाए नहीं रख पाएगी। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि शुरू से ही उसका लक्ष्य पक्षी को 1 सेकंड के लिए स्थिर करना था ताकि वह उसे भागने या अपनी शक्तिशाली लपटों का उपयोग करने से रोक सके। जिस क्षण इवान पक्षी के ऊपर दिखाई दिया और उसने बर्फ पिघलते हुए देखा, उसने तुरंत शैडो पोजीशन का इस्तेमाल किया और एक मध्यम स्तर के रैंक 2 वानर राक्षस के साथ विलीन हो गया जिसे उसने कुछ दिन पहले मार दिया था। मध्यम स्तर के रैंक 2 राक्षस के साथ विलय के बाद उसकी शक्ति बहुत बढ़ गई, लेकिन इवान यही नहीं रुका और उसके शरीर से एक काली आभा फूट पड़ी। डेथ गार्डियन अथॉरिटी! गड़गड़ाहट! चट्टानी पहाड़ को ढकने वाली सफ़ेद बर्फ हिलने लगी और उस पर दरारें दिखाई देने लगी, क्योंकि इवान के शरीर से निकलने वाली भयानक आभा ने उसके स्टेट पॉइंट को 5 गुना बढ़ाने के लिए डेथ गार्डियन अथॉरिटी का इस्तेमाल किया। आसमान गिरना! उसकी मुट्ठी सुनहरी रोशनी से चमक उठी और उसने डेथ गार्डियन अथॉरिटी का इस्तेमाल करने के बाद तुरंत काले पक्षी की पीठ पर मुक्का मारा। जिस क्षण इवान के मुक्के ने पक्षी की बर्फ की मूर्ति को छुआ, सब कुछ शांत हो गया और ऐसा लगा जैसे समय ने चलना ही बंद कर दिया हो। मुक्के का असर पक्षी की पीठ से होता हुआ तुरंत चट्टानी पहाड़ के केंद्र तक पहुंच गया। क्रैक! आसपास के वातावरण में छाई खामोशी को तुरंत चट्टानी पहाड़ के केंद्र तक पहुंचने वाली आवाज ने तोड़ दिया। क्रैक! चटकने की आवाज और गहरी दरारें, जैसे जमीन से होकर बिजली की धाराएं बह रही हों, चट्टानी पहाड़ पर दिखाई देने लगीं और अगले ही सेकंड धमाका! इवान के मुक्के के प्रभाव से पूरी पर्वत श्रृंखला मलबे के ढेर में बदल गई और ढह गई। चीख! काली चिड़िया दर्द से चीख उठी, क्योंकि उस पर जमी बर्फ की धूल में बिखर गई। काली चिड़िया का शरीर जमीन से फट गया और पहाड़ के अंदर धंस गया, जिससे एक विशाल धूल का बादल बन गया। इवान जानता था कि हालांकि चिड़िया को पहले ही किसी और ने घायल कर दिया था और उसका पिछला हमला शक्तिशाली था, लेकिन यह उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह अपना हमला जारी रखना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि वह चीख, उसने काली चिड़िया की चीख सुनी जो गुस्से से भरी हुई थी और अगले ही पल वूश! धूल का बादल उड़ गया और इवान ने गहरे भूरे रंग की आग की एक गेंद को बिजली की गति से अपनी ओर आते देखा। इवान काले आग के गोले से बचना चाहता था, लेकिन उसकी गति बहुत तेज थी और इससे पहले कि वह उसे बचा पाता, गहरे भूरे रंग की आग की गेंद उसके चेहरे पर आकर फट गई। अध्याय 865 सोलारियन सनफ्रूट भाग 8। इवान को उम्मीद नहीं थी कि काला पक्षी उसके हमले का सामना करने के बाद भी पलटवार करने में सक्षम होगा। उसने सोचा कि चूंकि पक्षी पहले से ही घायल था, इसलिए उसके हमले से वह बेहोश हो जाएगा या कम से कम उसे अपने अगले हमले के लिए कुछ और सेकंड मिल जाएंगे। इसलिए जब गहरे भूरे रंग की आग की एक गेंद बिजली की गति से उसकी ओर आई तो वह उसे चकमा नहीं दे पाया, भले ही वह टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल का उपयोग कर रहा था। गहरे भूरे रंग की आग की गेंद इवान के चेहरे पर लगी और ऐसा विस्फोट हुआ मानो परमाणु बम फट गया हो। दसियों किलोमीटर का आकाश गहरे भूरे रंग की आग से घिर गया और एक पल के लिए दूसरी परत के उदास आकाश को ढकने वाले काले बादल उड़ गए, जिससे साफ नीला आकाश दिखाई देने लगा।
लेकिन साफ नीला आकाश ज्यादा देर तक नहीं रहा क्योंकि कहीं से और काले बादल दिखाई दिए और एक बार फिर आकाश उदास हो गया। पहाड़ की तलहटी में लेटा काला पक्षी भारी सांस लेते हुए गहरे भूरे रंग की लपटों से ढके आसमान को घृणा भरी नजरों से देख रहा था। उसकी चोंच के कोने से खून बह रहा था और उसकी आभा बहुत कमजोर थी, जैसे कि उसने अपने आखिरी हमले में अपनी सारी शक्ति लगा दी हो। चीख, गड़गड़ाहट। इवान के शरीर को टुकड़े टुकड़े करने के बाद काला पक्षी जीत की खुशी में चीखने ही वाला था, लेकिन अचानक आसमान में गड़गड़ाहट होने पर वह रुक गया। वूश, आसमान को ढकने वाली गहरे भूरे रंग की आग अचानक बुझ गई और सुनहरी रोशनी की एक किरण उसे चीरती हुई एक पल में उसके चेहरे के सामने प्रकट हुई। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया कि किसी के चेहरे पर आग उगलना अच्छा नहीं है? इवान, जो पूरी तरह से सुरक्षित था, काले पक्षी के सामने आने और उसके चेहरे पर लात मारने के बाद बोला। चीख, काला पक्षी दर्द से चीख उठा और चितरे की गुड़िया की तरह पीछे की ओर धराशायी हो गया। जैसे ही इवान द्वारा लात खाकर काला पक्षी जमीन पर लुढ़का, इवान के शरीर से निकलने वाली भयानक आभा गायब हो गई और डेथ गार्डियन अथॉरिटी की अवधि समाप्त हो गई। यह अच्छा है कि डेथ गार्डियन अथॉरिटी सक्रिय हो गई और उसने मुझे उस हमले से बचा लिया। इवान ने राहत की सांस लेते हुए कहा, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह डेथ गार्डियन अथॉरिटी के प्रभाव में नहीं होता तो उसका शरीर चकनाचूर हो जाता। उसने जमीन पर सपाट लेटे काले पक्षी को देखा और धीमे और सतर्क कदमों से उसकी ओर चला ताकि वह एक बार फिर चौंक न जाए। लेकिन जैसे ही इवान उसकी ओर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पक्षी बेहोश होने की कगार पर था और उसकी पुरानी चोटें फिर से उभर आई थीं, जिससे उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। इवान काले पक्षी से कुछ मीटर दूर रुक गया और उसने देखा कि वह अपनी धुंधली आंखों से उसे देख रहा था। हालांकि पक्षी की आंखें धुंधली थीं, फिर भी वह उसके प्रति अपनी शत्रुता को महसूस कर सकता था। क्या तुम जीना चाहते हो? इवान ने पक्षी की शत्रुतापूर्ण नज़र की परवाह नहीं की और उससे साफ आवाज में पूछा। इवान की बात सुनकर पक्षी ने कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन इवान जानता था कि पक्षी उसे समझ सकता है। अगर तुम जीना चाहते हो तो मुझे अपना आत्मा सार दे दो और अगले 3 महीने तक मेरे लिए काम करो। जब काले पक्षी ने सुना कि इवान उसका आत्मा सार चाहता है तो उसकी आंखें गुस्से से चमक उठीं और उसने उसे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, मानो उसे भाड़ में जाओ। मैंने तुमसे कहा था, ये तुम्हें आसानी से अपना आत्मा सार नहीं देगा। इवान ने अपने मन में ऑक्टेवियस की आवाज़ सुनी। हालांकि बूढ़ा आदमी अभी भी इस बात से हैरान था कि इवान ने कितनी आसानी से काली चिड़िया की देखभाल की, लेकिन उसे यह अविश्वसनीय नहीं लगा क्योंकि उसने सोचा कि इवान शैडो मोनार्क का क्लोन था। तुम मौत के कगार पर होने के बावजूद भी अभिमानी व्यवहार कर रहे हो। इवान ने ऑक्टेवियस की बात को नज़रअंदाज किया और एक कदम आगे बढ़ा। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके शरीर से काला दबाव निकलने लगा और उसके पीछे का क्षेत्र काला हो गया। डर। उसने अपने डर कौशल को सक्रिय किया और अपनी आत्मा के असली रूप को मुक्त कर दिया। हालांकि डेथ गार्डियन अथॉरिटी का प्रभाव समाप्त हो गया था, फिर भी वह शैडो पोजेशन के प्रभाव में था, इसलिए उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति लगभग मध्य स्तर रैंक 2 के शिखर पर थी। इवान ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अपनी उच्च आध्यात्मिक शक्ति के कारण उसकी आत्मा का वास्तविक रूप, जिसे उसने फियर कौशल का उपयोग करके जारी किया था, पहले की तुलना में थोड़ा अलग था। लाल आंखों वाले शुद्ध अंधेरे से अलग, अब अंधेरे में एक आंख सुनहरे रंग की थी और अंधेरे के अंदर सिंहासन पर बैठे हुए एक व्यक्ति की बहुत ही धुंधली रूपरेखा दिखाई दे रही थी। जब काले पक्षी ने इवान के पीछे के अंधेरे को देखा और सिंहासन पर बैठे व्यक्ति की निगाह को महसूस किया तो उसका पूरा अस्तित्व हिल गया। उस आदमी की लाल और सुनहरी आंखों को देखते हुए उसके चेहरे पर एकदम खौफ का भाव दिखाई दिया और उसका शरीर कांपने लगा। यहाँ तक कि ऑक्टेवियस, जिसने ये देखा, पीला पड़ गया और उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह लंबे समय तक इवान के पीछे के अंधेरे को देखता रहा तो उसकी आत्मा नष्ट हो जाएगी। क्या तुम मुझे अपनी आत्मा का सार दोगे या नहीं? इवान ने ठंडी आवाज में पूछा, जिससे काले पक्षी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। काले पक्षी ने अपने डर का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन इवान ने अचानक एक और कदम आगे बढ़ाया और अपना एक पैर उसके सिर के ऊपर रख दिया। तो तुम्हारा क्या विकल्प है? काले पक्षी को ऐसा लगा जैसे इवान के पीछे का अंधेरा उसकी पूरी आत्मा को चूस रहा है और उसके दिल में एक निषेधात्मक भावना ने घर कर लिया। किसी कारण से उसे लगा कि अगर उसने मना कर दिया तो उसका भयानक भाग्य उसके साथ हो जाएगा। काले पक्षी ने इवान के पीछे अंधेरे में बैठे व्यक्ति की धुंधली रूपरेखा को देखा और उसकी ठंडी और उदासीन निगाह को खुद पर महसूस किया। पक्षी ने कुछ सेकंड तक उसे देखा और अंत में उसने इवान के सामने अपना सिर नीचे कर लिया। अध्याय 866 सोलारियन सेनफ्रूट भाग 9 अंतिम। बस कुछ और घंटे और यह पूरी तरह से भौतिक हो जाएगा। मैक्सिमिलियन, एक पीक रैंक 2 मेकाड्रॉइड ने एक छोटी इंद्रधनुषी रंग की गेंद को देखते हुए कहा, जो आसमान में ऊपर तैर रही थी। छोटी गेंद द्वारा छोड़े जा रहे 7 रंगों ने पूरे आसमान को ढक लिया और हर गुजरते सेकंड के साथ चमकीले होते जा रहे थे। मैक्सिमिलियन के साथ खड़े पीक रैंक 2 बॉने आर्चिबाल्ड ने कहा, इस चीज को पूरी तरह से साकार होने में 6 दिन लगे, इसलिए ये कम से कम मध्य स्तर रैंक 4 का खजाना होना चाहिए।
बॉनो का साम्राज्य मेकाड्रॉइड्स द्वारा शासित साम्राज्य का हिस्सा था, इसलिए वे एक साथ काम कर रहे थे। क्या सब कुछ तैयार है? मैक्सिमिलियन ने मेकाड्रॉइड्स और बॉनो को देखते हुए पूछा, जो उसके पीछे खड़े थे। हाँ, हमने सब कुछ सेट कर दिया है, एक मध्य स्तर रैंक 2 बॉने ने अपना सिर हिलाया। अच्छा, अब हमें बस शो शुरू होने का इंतजार करना है, आर्चीबाल्ड ने अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि वह आसपास के लोगों के अलग अलग समूहों को देख रहा था। कैस्पियन, क्या तुम्हें यकीन है? एम्बर ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ पूछा। हाँ, मेरी महिला। कैस्पियन ने सिर हिलाया और अपनी आंखों को सुनहरे रंग में चमकते हुए इंद्रधनुषी रंग की गेंद को देखा। मुझे यकीन है कि वह चीज़ एक सोलारियन सिनफ्रूट है। ये परेशानी भरा होने वाला है, एम्बर ने कैस्पियन की आवाज़ सुनकर चेहरे पर एक शिकन के साथ कहा, जब उसने आसमान की ओर देखा। इसकी रैंक के बारे में क्या? अगर मैं गलत नहीं हूं तो यह मध्य स्तर रैंक 4 होना चाहिए, कैस्पियन ने जवाब दिया। रैंक सुनते ही एम्बर की अभिव्यक्ति और भी बदसूरत हो गई और उसने निराशा में अपनी भौहें रगड़ लीं। तुम क्या सोचते हो? एम्बर ने एक पल की चुप्पी के बाद कैस्पियन से पूछा। कैस्पियन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने अपना मुंह खोला। हालांकि यह काफ़ी दर्दनाक होगा, रैंक 2 पिशाच इसे संभालने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन मुझे रैंक 1 पिशाच के बारे में यकीन नहीं है। एम्बर ने पीछे देखा और देखा कि उसके पीछे लगभग 300 पिशाच थे। 300 में से उनमें से लगभग 70 रैंक 2 थे, जबकि बाकी रैंक 1 थे। एम्बर ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव के साथ पिशाचों को देखा और कुछ देर तक विचार करने के बाद उसने आखिरकार अपना मन बना लिया। कैस्पियन, रैंक 2 से नीचे के सभी पिशाचों को वापस जाने के लिए कहो। क्या तुम निश्चित हो, मेरी महिला? एम्बर की बात सुनकर कैस्पियन को आश्चर्य नहीं हुआ, लेकिन उसने फिर भी उससे पुष्टि के लिए पूछा। जब सोलरियन सिनफ्रूट पूरी तरह से भौतिक हो जाएगा और अपने ब्रह्मांडीय सौरलपटों को आसपास के वातावरण में छोड़ देगा तो वे केवल बोझ बन जाएंगे। यदि वे सामान्य रैंक 1 कोर इवॉल्वर होते तो वे इसे संभाल सकते थे, लेकिन चूंकि पिशाच लपटों के खिलाफ कमजोर होते हैं, इसलिए अगर वे यहाँ रहते हैं तो ये परेशानी भरा हो जाएगा। कैस्पियन ने समझ में अपना सिर हिलाया, क्योंकि वह भी इस बारे में जानता था। वह पिशाचों के समूह की ओर चला गया और रैंक 2 से नीचे के सभी लोगों को वापस जाने के लिए कहा। कैस्पियन की बात सुनकर पिशाच भ्रमित हो गए और अचानक लिए गए निर्णय का कारण पूछना चाहते थे, लेकिन कैस्पियन खजाने की पहचान के बारे में जानकारी नहीं फैलाना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें कुछ नहीं बताया और बस इतना कहा कि यह एम्बर का आदेश था। वैम्पायर उत्सुक थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि यह एम्बर का आदेश था तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा और रैंक 2 से नीचे के सभी पिशाच वहां से जाने लगे। उनके जाने से पहले कैस्पियन ने उन्हें समूहों में जाने के लिए कहा ताकि वे खतरे का सामना न करें। हालांकि दूसरी परत के अधिकांश शक्तिशाली राक्षस पहले से ही घटनास्थल पर थे, लेकिन दूसरी परत अभी भी रैंक 1 कोर इवॉल्वर्स के लिए बहुत खतरनाक थी। अन्य लोगों के समूह आश्चर्यचकित थे जब उन्होंने पिशाचों की विसंगति देखी और आश्चर्य में भौहें उठाईं। वे क्या कर रहे हैं? कंधे तक लंबे काले बालों वाली और माथे के बीच में एक तारे के निशान वाली एक खूबसूरत लड़की ने पूछा। मुझे लगता है कि रैंक 2 से नीचे के सभी पिशाच वापस जा रहे हैं, गेदोन, एक दुबले पतले शरीर, नुकीले भूरे बालों और हरी आंखों वाला व्यक्ति बोला। वह व्यक्ति लगभग 200 सेंटीमीटर लंबा था और वह अपने चेहरे पर दिलचस्पी के भाव के साथ पिशाचों के समूह को देख रहा था। क्या तुम्हें कुछ पता है कि क्या हो रहा है? ब्लेज ने गेदोन से पूछा, क्योंकि वह उसका सबसे जानकार अधीनस्थ था। गेदोन ने तुरंत जवाब नहीं दिया और काफी देर तक पिशाचों के समूह को देखता रहा। अचानक उसने कैस्पियन को देखा, जो थॉमस को कुछ समझा रहा था और उसकी आंखों में समझ की रोशनी चमक उठी। मैं समझ गया, उसने बुदबुदाया और थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि उसे कैस्पियन की खास आंखें याद आ गईं। क्या तुम्हें कुछ मिला? ब्लेज ने गेदोन के चेहरे पर मुस्कान देखकर भौहें उठाईं। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे अंदाजा है, गेदोन ने कहा और आसमान में चमकती हुई छोटी इंद्रधनुषी रंग की गेंद को देखा। ब्लेज का मुंह खुला का खुला रह गया जब उसने गेदोन के हाव भाव देखे और उसे पता था कि वह उसे कुछ नहीं बताएगा। उसने वैम्पायरों के समूह को भी देखा कि क्या उसे कुछ मिल सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसने केवल रैंक 1 वैम्पायर देखे जो वापस जा रहे थे। ये कुछ खतरनाक नहीं है ना? ब्लेज ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ पूछा, जब वह ये निर्धारित करने में सक्षम नहीं थी कि क्या हो रहा था। चिंता मत करो, अगर मेरा अनुमान सही है तो यह वास्तव में हमारे लिए एक अच्छी बात है, गेदोन ने आश्वस्त स्वर में कहा। अचानक उसने कुछ सोचा और लोगों और राक्षसों के समूहों को देखा जो क्षेत्र के चारों ओर इकट्ठे हुए थे। वैसे तुम्हारा छोटा भाई कहाँ है, ब्लेज? ब्लेज की शांत अभिव्यक्ति लगभग बिखर गई जब उसने गेदोन को सुना और उसने उसे ठंडी आंखों से देखा। गेदोन को पसीना आने लगा जब उसने ब्लेज की ठंडी निगाहों को महसूस किया और ऐसा बेवकूफ सवाल पूछने के लिए खुद को थप्पड़ मारने का मन किया। तारानकन खांसी, उसने विषय बदलने के लिए खांसते हुए गंभीर स्वर में कहा। मुझे यकीन है कि वह कमीना जो तुम्हारा नकली छोटा भाई बनकर आया था, यहाँ नहीं है, क्योंकि वह तुमसे डरता है।
तुम्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वह यहाँ आया भी तो मैं उसे बस। गिदोन, अगर तुम्हारे पास अनावश्यक बातों के बारे में बात करने का समय है तो बेहतर होगा कि तुम कोई ऐसा तरीका सोचो जिससे हम उस चीज़ को पा सकें, ब्लेज ने गिदोन को बीच में ही टोकते हुए ठंडी आवाज़ में कहा। गिदोन ने जब देखा कि ब्लेज का मूड ठीक नहीं है तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया और चुप रहने का फैसला किया। ब्लेज गिदोन को घूरता रहा और कुछ सेकंड बाद ही उसे घूरना बंद कर दिया। हालांकि ब्लेज के चेहरे पर अभी भी एक ठंडा भाव था, वह इवान को खोजने के लिए इधर उधर देख रही थी। वह कमीना कहाँ है, उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि वह उससे अपना बदला लेना चाहती थी। ब्लेज की तरह वाल्टर भी भ्रमित था जब उसने देखा कि रैन के पिशाच वापस जा रहे थे, लेकिन उसे उनकी बहुत परवाह नहीं थी क्योंकि उसका ध्यान आसमान में तैर रहे इंद्रधनुषी रंग के गोले पर था। गोले को देखते हुए वह इवान को खोजने की कोशिश भी कर रहा था, क्योंकि वह गुफा आयाम से उसे बाहर निकालने के लिए उससे नाराज था। उसे नहीं पता था कि इवान और ऑक्टेवियस के बीच क्या रिश्ता था, लेकिन उसे यकीन था कि अगर इवान ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह प्रिज्मेटिक फायर पर अपना हाथ रख सकता था। एक बार जब मैं उस कमीने को पा लूंगा तो मैं उससे वह आग छीन लूंगा, वाल्टर ने जोर से सोचा और उसे ढूंढना जारी रखा। मोमन, जो कुछ दिग्गजों के साथ खड़ा था, गुफा आयाम में हुई घटना के कारण बहुत बुरे मूड में था। न केवल वह प्रिज्मेटिक फायर को पाने में असमर्थ था, बल्कि उसके साथ गुफा में प्रवेश करने वाले दिग्गजों में से एक को दूसरे परीक्षण के दौरान एक राक्षस ने मार भी दिया था। कमबख्त कमीने, अगर मैं उसे पा लूंगा तो मैं उसके शरीर को चीर दूंगा, मोमन ने धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए सोचा कि कैसे ऑक्टेवियस ने इवान की वजह से उसे बाहर निकाल दिया। अन्य लोगों की तरह वोइड्सकार, जो ड्रैगन के एक समूह के साथ खड़ा था, वह भी आकाश में इंद्रधनुषी रंग की गेंद पर ध्यान केंद्रित करते हुए इवान की तलाश कर रहा था। वह उसे पकड़ना चाहता था ताकि वह उससे विकास सार ड्रॉप वापस ले सके। साथ ही वह उसे उसके साथ खिलवाड़ करने के लिए सबक सिखाना चाहता था। पिछले कुछ दिनों से इवान द्वारा फैलाई गई गलतफहमी के कारण उस पर कई लोगों ने हमला किया था और वह प्राचीनों के मकबरे से चीजें इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। जब वोट्सकार अपने विचारों में खोया हुआ था तो आसमान में इंद्रधनुषी रंग की रोशनी अचानक चमक उठी। एक तोप की तरह छोटी इंद्रधनुषी रंग की गेंद ने सभी दिशाओं में अलग अलग रंगों की रोशनी की धारियां फेंकनी शुरू कर दीं। हालांकि वहां इकट्ठा हुए सभी लोग खजाने की तलाश में थे और उन्हें किसी और चीज की परवाह नहीं थी, फिर भी उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनके सामने का दृश्य काफी खूबसूरत था। छोटी गेंद काफी देर तक अलग अलग दिशाओं में रोशनी फेंकती रही। कुछ मिनटों के बाद छोटी गेंद के चारों ओर इंद्रधनुषी रंग की रोशनी गायब होने लगी और उसने रोशनी की धारियां फेंकना बंद कर दिया। जब लोगों ने देखा कि गेंद के चारों ओर इंद्रधनुषी रोशनी गायब हो रही है तो वे तुरंत समझ गए कि क्या हो रहा है और उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। धीरे धीरे गेंद के चारों ओर का प्रकाश फीका पड़ता गया और 3 मिनट से भी कम समय में दूसरी परत के आकाश को ढकने वाली इंद्रधनुषी रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई और वह खजाना जिसका वे सभी इंतजार कर रहे थे उनके सामने प्रकट हो गया। अध्याय 867 एक नियत नरसंहार भाग 1। जैसे ही इंद्रधनुषी रंग की रोशनी गायब हुई, एक छोटा मुट्ठी के आकार का फल जो पीले रंग का था और नारंगी आग में घिरा हुआ था सबके सामने प्रकट हुआ। वह है। जब ब्लेज ने आग में घिरे पीले रंग के फल को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसके चेहरे पर उत्साह का भाव दिखाई दिया। सोलेरियन सन फ्रूट। अन्य लोग जिन्हें दुर्लभ फलों के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी थी, उन्होंने भी खजाने को पहचान लिया और उनकी आंखें भी उत्साह से चमक उठीं। अचानक एक मध्यम स्तर का रैंक 2 आदमी जिसके तेज शार्क जैसे दांत और पीठ पर 2 हरे पंख थे, सोलेरियन सन फ्रूट की ओर बढ़ा। जब लोगों ने उसे सोलेरियन सन फ्रूट छीनने की कोशिश करते देखा तो अधिकांश लोगों के चेहरे पर ठंडक आ गई और वे उसे रोकना चाहते थे, लेकिन उनके समूह के नेता ने उन्हें कुछ भी करने से रोक दिया और उन्हें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। सोलारियन सन फ्रूट के बारे में कुछ भी नहीं जानने वाले ज्यादातर लोग भ्रमित हो गए जब उन्हें उनके नेता ने रोका और आश्चर्य जताया कि क्या हो रहा है। लेकिन उनका भ्रम ज्यादा देर तक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने जल्द ही कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। यह मेरा है। हरे पंखों वाला आदमी सोलारियन सन फ्रूट के सामने आया और अपना मुंह चौड़ा करके उसे एक ही बार में खाना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह फल के सामने पहुंचा और उसे खाने की कोशिश की, सोलारियन सन फ्रूट से नारंगी आग का एक तूफान निकला और पूरे आसमान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में सभी उदास काले बादल जल गए। आह! हरे पंखों वाला आदमी सोलारियन सन फ्रूट द्वारा छोड़ी गई आग के अंदर फंस गया और डर के मारे चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि उसका पूरा शरीर कॉस्मिक सोलर फ्लेम के कारण राख में बदल रहा है। जो लोग सोलारियन सन फ्रूट के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वे पूरे आसमान को आग में घिरा देखकर पीले पड़ गए और तुरंत अपने विश्वसार का इस्तेमाल करके खुद को गर्मी से बचाने लगे। हजारों किलोमीटर के इलाके में जमीन पिघलने लगी और पिघले हुए लावा में बदल गई और भीषण गर्मी के कारण सभी को पसीना आने लगा। तो रैंक 1 वैम्पायर इस वजह से पीछे हट गए हो, ब्लेज ने धीमी आवाज में कहा जब उसने चमकती आंखों से आग में घिरे आसमान को देखा।
उसने वैम्पायरों के समूह की ओर देखा और पाया कि उनके हाव भाव अच्छे नहीं थे। अरे, ये चीज उतनी ही परेशान करने वाली है जितनी रिकॉर्ड में बताई गई है। थॉमस ने जोर से गाली दी और उसे लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही है। बस कुछ घंटे इंतजार करो, कैस्पियन ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। आग की गर्मी जल्द ही कम हो जाएगी। एम्बर ने कुछ नहीं कहा और तैयार हो रहे लोगों के समूह को देखा। वह जानती थी कि जैसे ही सोलारियन सनफ्रूट द्वारा छोड़ी गई आग की गर्मी थोड़ी कम होगी, एक कठिन लड़ाई शुरू हो जाएगी। चीख! अचानक एम्बर ने एक पक्षी की तेज चीख सुनी और देखा कि लगभग 100 मीटर लंबा गहरे नारंगी रंग का अग्नि पक्षी सोलारियन सनफ्रूट द्वारा छोड़ी गई आग की ओर सीधे बढ़ रहा है। ब्लेज! एम्बर ने धीमी आवाज में कहा और जब उसने उसे आग की ओर बढ़ते देखा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ब्लेज ने महसूस किया कि सैकड़ों लोग उस पर नजरें गड़ाए हुए हैं, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की और आग के उस समुद्र के अंदर चली गई जिसने पूरे आसमान को ढक लिया था। वह क्या कर रही है? वाल्टर ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ बुदबुदाया क्योंकि उसे समझ में नहीं आया कि ब्लेज क्या करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह जानता था कि ब्लेज में आग के प्रति उच्च प्रतिरक्षा है, लेकिन उसे यकीन था कि वह सोलारियन सनफ्रूट द्वारा छोड़ी गई कॉस्मिक सोलर लपटों को संभालने में सक्षम नहीं होगी। जोडा, मोमोन, एम्बर, नोएल और अन्य लोग भी भ्रमित थे जब उन्होंने ब्लेज को आग के समुद्र के अंदर जाते देखा और उन्हें समझ में नहीं आया कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी। लानत है, जिस क्षण ब्लेज आग के समुद्र में प्रवेश करती है, उसके पंख और त्वचा जलने लगती है। हालांकि उसे ऐसा लगता है कि उसका पूरा शरीर जल रहा है, लेकिन वह पीछे नहीं हटी और अपने दांत पीस लिए। एक बार जब वह आग के समुद्र के केंद्र में पहुंच जाती है तो ब्लेज रुक जाती है और उसके माथे के केंद्र में तारे के आकार का निशान चमकने लगता है। आग आत्मसात, ब्लेज ने कहा और अपने एक अधिकारी को सक्रिय किया। जिस क्षण उसने अपना अधिकार सक्रिय किया, आग के समुद्र में उथल पुथल मच गई और सारी आग उसके माथे के बीच में स्थित तारे के निशान की ओर बढ़ गई। चीख! हर किसी ने आग के समुद्र के अंदर अचानक हुई उथल पुथल को देखा। उसी समय उन्होंने एक दर्दनाक चीख सुनी। जोरडा और अन्य लोग चौंक गए जब उन्होंने ब्लेज की दर्दनाक चीख सुनी और आग के समुद्र के अंदर अजीब लहरों को देखा। क्या हो रहा है? मैक्सिमिलियन ने अपने चेहरे पर एक शिकन के साथ पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लग रहा है, आर्चिबाल्ड ने अपने गंजे सिर को रगड़ते हुए कहा। देखो, आग का समुद्र कम हो रहा है। अचानक उन्होंने किसी की चौंकने वाली आवाज़ सुनी और देखा कि आग का समुद्र जो आकाश के दसियों हजार किलोमीटर को कवर करता था, तेज गति से कम हो रहा था। मुझे मत बताओ, एम्बर ने अचानक कुछ सोचा और उसकी आंखें चौंक कर मुंह चौड़ा हो गया। कुछ ही सेकंड में आग का समुद्र जो आकाश के दसियों हजार किलोमीटर को कवर करता था, पूरी तरह से गायब हो गया। जैसे ही आग का समुद्र गायब हुआ, आग का एक गोला जो सिर्फ कुछ मीटर व्यास का था, सबके सामने प्रकट हुआ। वह क्या है? आग के गोले को देखकर लोग भ्रमित हो गए और ब्लेज को खोजने की कोशिश करने लगे। एक सेकंड रुको, अचानक सभी ने वाल्टर की चौंकने वाली आवाज़ सुनी। सोलेरियन सनफ्रूट कहाँ है? क्या? वाल्टर की आवाज़ सुनकर लोगों ने उस जगह को देखा जहां सोलेरियन सनफ्रूट हुआ करता था और देखा कि वहां कुछ भी नहीं था। चीख! जब लोग इस बात को लेकर भ्रमित थे कि सोलेरियन सनफ्रूट कहाँ है, तो उन्होंने एक तेज फीनिक्स की चीख सुनी और देखा कि आग का गोला हिलना शुरू हो गया है। NO12BN.C ओम। फूश! अचानक आग का एक खंभा उस गोले से निकला और आकाश को चीरता हुआ चला गया। आग का खंभा इतना चमकीला था कि सभी को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ सेकंड के बाद आग का खंभा गायब हो गया और लोगों ने अपनी आंखें खोलीं। जब लोगों ने अपनी आंखें खोलीं और आसमान की ओर देखा, तो वे एक खूबसूरत महिला को देखकर चकित रह गए, जिसके हाथ में एक छोटा सा पीला फल था। अध्याय 868 एक नियत नरसंहार भाग 2। लोगों ने ब्लेज को देखा, जो अपने हाथ में सोलेरियन सनफ्रूट पकड़े हुए आसमान में मंडरा रही थी। क्या उसने सोलेरियन सनफ्रूट की कॉस्मिक सोलर फ्लेम को खा लिया? वाल्टर ने अविश्वास में बड़बड़ाया क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि ब्लेज ने सोलेरियन सनफ्रूट द्वारा छोड़ी गई आग को कैसे खा लिया। दहाड़! दहाड़! अचानक सभी ने दो शक्तिशाली दहाड़ें सुनी और देखा कि रैंक 3 भूरे रंग का बंदर और एक विशाल राक्षस जो एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह दिख रहा था, ब्लेज पर हमला कर रहा था। उनके अधीन राक्षस भी आगे बढ़े और घृणा भरी आंखों से ब्लेज की ओर दौड़े। ब्लेज ने सैकड़ों राक्षसों और हमलों को देखा जो उसकी ओर आ रहे थे और उसकी काली आंखों में सोने की चमक थी। अचानक उसके आसपास लगभग 50 किलोमीटर का क्षेत्र आग के समुद्र में बदल गया और उसकी ओर आने वाले सभी राक्षस और हमले पूरी तरह से गायब हो गए। वह है, जब लोगों ने ब्लेज के आसपास आग के क्षेत्र को देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और उन्होंने उसे चौंक कर देखा। उसने अपने क्षेत्र के अंदर ब्रह्मांडीय सौर ज्वाला को आत्मसात कर लिया, वाल्टर ने धीमी आवाज में कहा, आकाश को ढकने वाली हल्की सुनहरी रंग की आग को देखते हुए। NO12BN.C ओम। अन्य लोग भी ये देखकर दंग रह गए और समझ नहीं पाए कि उसने ये कैसे किया। हालांकि मुझे फल मिल गया है, लेकिन मेरे लिए यहाँ से भागना आसान नहीं होगा,
ब्लेज ने मन ही मन सोचा, क्योंकि उसने उन सभी राक्षसों को जला दिया जो उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। वह तुरंत सोलरियन सन फ्रूट खाना चाहती थी, लेकिन रैंक 4 के फल के अंदर की ऊर्जा उसके लिए बहुत ज्यादा थी, और वह जानती थी कि अगर उसने इसे सीधे खाया तो उसका शरीर निश्चित रूप से फट जाएगा। उसने अपने क्षेत्र के अंदर ब्रह्मांडीय सौर ज्वाला को आत्मसात कर लिया है, लेकिन यह मूल ज्वाला जितनी शक्तिशाली नहीं है, एम्बर ने अचानक कहा, आकाश को ढकने वाली हल्की सुनहरी ज्वाला को देखते हुए। हालांकि वह महसूस कर सकती थी कि आकाश को ढकने वाली ज्वाला शक्तिशाली थी, लेकिन यह मूल ब्रह्मांडीय सौर ज्वाला की तीव्रता से बहुत दूर थी। ये केवल एम्बर ही नहीं थी जिसने देखा, अन्य लोगों ने भी देखा कि ज्वालाएं मूल ज्वालाओं की तुलना में कमजोर थीं। शायद उसे अपने क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए और समय चाहिए, कैस्पियन ने कहा, जब उसने उन राक्षसों को देखा जो ब्लेज के क्षेत्र के संपर्क में आने पर राख में बदल गए। जब वे अभी भी सोच रहे थे, तब आग से बने 4 सुनहरे पंख ब्लेज के पीछे दिखाई दिए और वह वहां से उड़ गई। या कम से कम उसने वहां से उड़ने की कोशिश की, लेकिन जब उसे अचानक खतरे का एहसास हुआ तो उसे रुकना पड़ा। वूश! जिस क्षण ब्लेज रुकी, हरी रोशनी से चमकती एक तेज तलवार की रोशनी उसके क्षेत्र को चीरती हुई उसके बाल भर से चूक गई। अगर मैं समय पर नहीं रुकती तो मैं गंभीर रूप से घायल हो जाती, ब्लेज ने खुद से कहा और उस व्यक्ति को देखा जिसने उस पर हमला किया था। तुम हमेशा की तरह परेशान करने वाली हो, नोएल, ब्लेज ने ठंडी आवाज में कहा, जब उसने अपने क्षेत्र के बाहर खड़ी सफेद बालों वाली और सांप के निचले शरीर वाली महिला को देखा। ओह माय, मुझे परेशान करने वाली, ब्लेज मत कहो या तुम मेरे नाजुक दिल को चोट पहुंचाओगी, नोएल ने उदास आवाज में कहा, लेकिन वह ब्लेज को शिकारी की तरह घूरते हुए। ब्लेज ने नोएल की बातों को अनदेखा किया और देखा कि जोडा, मोमोन, वाल्टर और अन्य लोग भी उस पर हमला करने के लिए तैयार थे। मैं यहाँ से दूर टेलीपोर्ट नहीं कर सकती, ब्लेज ने भौहें सिकुड़ी, और जब उसने दूर टेलीपोर्ट करने की कोशिश की लेकिन असफल रही तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। इकट्ठा हुए सभी लोग डर गए थे कि कोई सोलरियन सन फ्रूट छीनने के बाद टेलीपोर्टेशन कौशल या खजाने का उपयोग करके भाग जाएगा, इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ उपाय किए और अपने स्वयं के तरीकों का उपयोग करके आसपास के स्थान को सील कर दिया। जब ब्लेज भागने का कोई रास्ता सोच रही थी, तो पूरे इलाके में एक विस्फोट हुआ और उसने देखा कि रैंक 3 वानर और वोइड्स कार लड़ रहे थे। हर कोई हैरान था और समझ नहीं पा रहा था कि वे अचानक क्यों लड़ने लगे, लेकिन उन्हें उनकी बहुत परवाह नहीं थी क्योंकि उनका लक्ष्य ब्लेज था। चटकना! अचानक नोएल और अन्य लोगों ने बिजली की चटकने की आवाज सुनी, और ब्लेज को घेरने वालों ने खुद को एक सुनहरे बिजली के पिंजरे में फंसा पाया। जाओ, हम तुम्हें कुछ समय देंगे, गिदोन ब्लेज के अन्य अधीनस्थों के साथ वहां दिखाई दिया और गंभीर स्वर में कहा। ब्लेज ने नोएल और अन्य लोगों को देखा जो सुनहरी बिजली के पिंजरे में फंसे हुए थे और गिदोन की ओर सिर हिलाया। मत मरो, ब्लेज ने उससे कहा और फिर अपनी पीठ पर 4 पंखों का उपयोग करके वहां से भाग गई। नरक की तरह, मैं ऐसी जगह पर मर जाऊंगी, गिदोन ने धीमी आवाज में कहा जब उसने देखा कि नोएल और अन्य लोग उसके द्वारा बनाए गए पिंजरे को नष्ट कर रहे हैं। तुम कमीने! वे इस बात से चिढ़ गए कि ब्लेज गिदोन की वजह से बच गया, लेकिन उन्होंने ब्लेज पर अपना समय बर्बाद करने के बजाय उसके पीछे जाने का फैसला किया। वाल्टर, मोमोन, जोडा और कुछ अन्य लोगों ने भाग रहे ब्लेज का तेजी से पीछा किया। नोएल भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन उसे किसी ने रोक दिया। तुम कहाँ जा रहे हो, नोएल? चलो थोड़ी देर लड़ते हैं, गिदोन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। नोएल ने ठंड से चमकती अपनी पीली आंखों से गिदोन को देखा, और उसके हाथ में जो तलवार थी वह चमकने लगी। मुझे उम्मीद है कि मैं नहीं मरूंगा। गिदोन ने नोएल की ठंडी आंखों को देखकर घुटन महसूस की और उसे लगा कि उसे ब्लेज का पीछा करने से रोकना एक बुरा विचार था। अचानक नोएल ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत उसके सामने आ गई। उसकी तलवार हरी रोशनी से चमक उठी और उसने उसकी गर्दन पर वार किया, उसका सिर काटना चाहती थी। गिदोन चौंक गया जब नोएल अचानक उसके सामने आ गई और उसने उसके हमले से बचने के लिए जल्दी से अपनी बिजली का इस्तेमाल किया। उसके हमले से बचने के बाद गिदोन ने अपने माथे से बहते ठंडे पसीने के साथ उसकी ओर देखा और अपनी लार को निगल लिया। मत मरो! उसे याद आया कि ब्लेज ने भागने से पहले उससे क्या कहा था और उसने गंभीर भाव से सिर हिलाया। हाँ, मैं नहीं मरूंगा, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन जब उसने नोएल की ठंडी आंखों में देखा तो उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। उद्धरण चिन्ह ... शायद। अध्याय 869 एक नियत नरसंहार भाग 3। ब्लेज ने अपने 4 हल्के सुनहरे पंख फड़फड़ाए और तेज गति से उड़ गई। उसकी चपलता मोमोन, जोडा, वाल्टर, मैक्सिमिलियन और कुछ अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी जो उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वाल्टर और अन्य लोग उस पर लगातार हमले कर रहे थे, इसलिए उसे हर कुछ सेकंड में अपनी उड़ान की दिशा बदलनी पड़ रही थी, जिससे उसकी गति बहुत कम हो गई। लगातार हमलों के कारण ब्लेज अपनी पूरी गति से उड़ने में सक्षम नहीं थी और मैक्सिमिलियन, जो उसका पीछा कर रहे लोगों में सबसे तेज था, जल्द ही उसके साथ आ गया। तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। ब्लेज ने मैक्सिमिलियन को अपनी बात पूरी करने नहीं दी जब वह उसके पास पहुंचा और उसने अपना एक हाथ आसमान की ओर उठाया। ज्वाला उल्का विनाश!
उसके हाथ से हल्की सुनहरी आग की एक किरण आसमान की ओर निकली और उदास बादलों के ठीक नीचे एक विशाल जादुई घेरे में बदल गई। यह पागल औरत! मैक्सिमिलियन का चेहरा बदसूरत हो गया जब उसने विशाल जादू का घेरा देखा और उसने जल्दी से अपने चारों ओर एक हल्का नीला अवरोध बना लिया। जब आपका प्रतिद्वंद्वी आपके बहुत करीब हो तो आपको दूर नहीं देखना चाहिए। मैक्सिमिलियन विशाल जादू के घेरे को देख रहा था जब उसने अचानक अपने पीछे से ब्लेज की आवाज़ सुनी। वह मुड़ना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह मुड़ पाता, उसने महसूस किया कि कोई उसके द्वारा बनाए गए अवरोध के पीछे अपना एक हाथ रख रहा है, और अगले ही सेकंड धमाका! एक शक्तिशाली बल ने उसे जमीन की ओर धकेल दिया। मैक्सिमिलियन जमीन पर गिर गया और भले ही उसका अवरोध टूटा नहीं, फिर भी उसने हल्के नीले रंग का खून बाहर निकाला जो प्रभाव के कारण तेल जैसा लग रहा था। फोक! मैक्सिमिलियन ने गाली दी और अपने मुंह के कोने से खून पोंछते हुए खड़े होने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, आसमान चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। मैक्सिमिलियन ने आसमान की ओर देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया जब उसने देखा कि दसियों किलोमीटर लंबे सुनहरे जलते हुए उल्कापिंड उसकी ओर गिर रहे हैं। आग से लथपथ विशालकाय उल्कापिंडों को अपनी ओर गिरते देख वह तुरंत भागने के लिए मुड़ा। दुर्भाग्य से उल्कापिंडों की गिरने की गति बहुत तेज थी और इससे पहले कि वह उनकी सीमा से बच पाता, एक जबरदस्त धमाके के साथ उल्कापिंड धरती से टकराए, जिससे हवा में विनाश की लहर की तरह शॉकवेव फैल गई। विस्फोट के केंद्र से एक चकाचौंध करने वाली रोशनी निकली, जिसने परिदृश्य और मैक्सिमिलियन को गर्मी और ज्वाला के एक जलते हुए नरक में डुबो दिया। इसके बाद आई शॉकवेव ने जमीन को चकनाचूर कर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल लिया, क्योंकि विस्फोट की शक्ति सभी दिशाओं में फैल गई, जिससे तबाही का एक निशान बन गया। पहाड़ टूट गए और नाजुक कांच की तरह ढह गए, धूल में बदल गए। धुआं और धूल आसमान में फैल गई, जिससे दूसरी परत के उदास परिदृश्य पर अंधेरे का पर्दा पड़ गया और राख बर्फबारी की तरह बरसने लगी, जिससे सब कुछ वीरानी की परत में लिपट गया। ब्लेज ने अपने पीछे हजारों किलोमीटर दूर उठ रहे विशाल धुएं के बादल को देखा और भागना जारी रखा। विशाल विस्फोट के कारण उसने मोमोन और मैक्सिमिलियन के पीछे खड़े अन्य लोगों को सफलतापूर्वक गिरा दिया। कॉस्मिक सोलर फ्लेम को आत्मसात करने के बाद भी ये कौशल पहले की तरह ही कठिन है। ब्लेज ने अपनी सांस को समायोजित करने की कोशिश करते हुए बड़बड़ाया, क्योंकि उसने अपने पिछले हमले में अपने विश्वसार का लगभग 2/5वां हिस्सा इस्तेमाल किया था। NOWELL-BE-IN.C ओम। अगले कुछ मिनटों तक ब्लेज का सामना किसी से नहीं हुआ और न ही उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसा लगता है कि मैं फिर ब्लेज राहत की सांस ले रही थी जब उसकी सहज प्रवृत्ति चीखने लगी। उसकी पीठ पर 4 पंख आग से धधक रहे थे और उसने अपनी उड़ान की दिशा बदलने के लिए अतिरिक्त आग का इस्तेमाल किया। जिस क्षण ब्लेज ने अपनी उड़ान की दिशा बदली, वूश! एक गहरे सुनहरे रंग का तीर मुश्किल से उसके पास से गुजरा। ब्लेज ने पीछे देखा और देखा कि वाल्टर उस पर खून से लाल रंग का धनुष साध रहा था। अरे, मेरा भतीजा वाकई कमीना है, ब्लेज ने वाल्टर को देखकर शाप दिया और उसके हाथ में एक समुद्री नीले रंग का भाला दिखाई दिया। वह जल्दी से घूमी और अपना भाला आगे की ओर मारा। जैसे ही उसने आगे की ओर मारा, उसके भाले की नोक वाल्टर द्वारा चलाए गए तीर की नोक से टकराई और तीर तुरंत नष्ट हो गया। तीर नष्ट करने के बाद ब्लेज ने वाल्टर की ओर देखा और अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके ये देखने के लिए कि क्या उसके अलावा कोई और है। अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करते हुए उसे वाल्टर के अलावा कोई और नहीं मिला। ब्लेज वाल्टर के विरुद्ध लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि उसकी पहली प्राथमिकता वहां से भागना था, लेकिन वह जानती थी कि वह उससे बच नहीं पाएगी क्योंकि वह उसका पीछा करते हुए अपने धनुष से उस पर गोली चलाता रहेगा। मैं उसे जल्द से जल्द हरा दूंगी, ब्लेज ने जोर से सोचा और अचानक एक पक्षी की तरह उसकी ओर उड़ गई। वाल्टर को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि ब्लेज अब भाग नहीं रही है, लेकिन उसने जल्दी से खुद को समायोजित किया और उसकी ओर दसियों तीर चलाए। ब्लेज ने वाल्टर द्वारा उस पर चलाए गए तीरों को नष्ट करने के लिए अपने भाले का उपयोग किया और साथ ही उसने उस पर हमला करने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया। धमाका! धमाका! जब ब्लेज और वाल्टर आसमान में तेज गति से युद्ध कर रहे थे तो विस्फोटों और टकरावों की आवाजें पूरे वातावरण में गूंज उठीं। यदि मध्य स्तर रैंक 2 से नीचे का कोई व्यक्ति उन्हें दूर से देखता तो उसे केवल 2 आग की धारें एक दूसरे से तेज गति से टकराती हुई दिखाई देती, जो उनके आसपास की हर चीज को नष्ट कर देती। कुछ मिनटों की लड़ाई के बाद ब्लेज और वाल्टर दोनों ही घायल हो गए। मैं इस चाल से इसे खत्म कर दूंगी, ब्लेज ने थोड़ा सा हौंफते हुए कहा और उसके हाथ में भाला हल्की सुनहरी आग से चमकने लगा। वाल्टर को ब्लेज से खतरे का एहसास हुआ और उसने भी अपने सबसे शक्तिशाली हमले का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसके हाथ में खून से लाल धनुष चमकने लगा और उसके अंदर एक गहरा लाल तीर बन गया। उसने तीर को ब्लेज की ओर निशाना बनाया, जो अपने भाले की नोक को उसकी ओर इंगित कर रही थी। ब्लेज और वाल्टर की आंखें एक पल के लिए मिलीं और दोनों ने एक साथ मुस्कुरा दिया। ब्लेज ने अपने भाले को थोड़ा पीछे खींचा, जो सुनहरी आग से जल रहा था, और अचानक अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके आगे की ओर वार किया। सोलर लांस इम्पेल!
जिस क्षण उसने आगे की ओर वार किया, सुनहरी रोशनी की एक किरण अंतरिक्ष को चीरती हुई वाल्टर की ओर बढ़ी। वाल्टर ने अपनी ओर आ रही सुनहरी किरण को देखा और तीर छोड़ दिया। स्टारफॉल एरो। सुनहरी किरण और लाल तीर एक पल में एक दूसरे के सामने आ गए और अगले ही सेकंड। अध्याय 870 एक नियत नरसंहार भाग 4। तारांकन खांसी। ब्लेज खांसने लगी और मुंह में खून थूकने लगी। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था और उसके घावों से खून बह रहा था। वह जोर जोर से सांस ले रही थी और अपने भले पर अपना वजन टिकाते हुए सामने की ओर देख रही थी, जो जमीन में धंसा हुआ था। उसके सामने कुछ 100 मीटर की दूरी पर वाल्टर फटे हुए कपड़ों और शरीर पर दर्जनों चोटों के साथ खड़ा था। उसका आभामंडल बहुत अस्त व्यस्त था और ब्लेज की तरह ही वह भी जोर जोर से सांस ले रहा था। क्या तुम जारी रखना चाहती हो? ब्लेज ने अपना भाला उठाते हुए पूछा। वाल्टर ने कुछ सेकंड के लिए ब्लेज को देखा, फिर उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ब्लेज को उसकी प्रतिक्रिया देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वह पहले से ही इसकी उम्मीद कर रही थी। अगर वे दोनों लड़ते रहे तो वे अंततः गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और अपनी लड़ने की शक्ति खो देंगे। उस स्थिति में भले ही वाल्टर को सोलारियन सनफ्रूट मिल जाए, लेकिन वह इसे अन्य लोगों से नहीं बचा पाएगा। ब्लेज ने पलटकर देखा कि वाल्टर आगे नहीं बढ़ना चाहता था और वह उड़ने ही वाला था कि अचानक गड़गड़ाहट। जमीन हिलने लगी और इससे पहले कि वाल्टर और ब्लेज कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, वूश वूश, जमीन फट गई और दर्जनों काले रंग की मुरझाई हुई बेलें बाहर निकल आईं, जो उन्हें बांध रही थीं। ब्लेज और वाल्टर चौंक गए जब वे अचानक मुरझाई हुई बेलों से घिर गए और रैंक 3 टाइप राक्षस की छवि उनके दिमाग में तुरंत आ गई, जिसे उन्होंने घटनास्थल पर देखा था। वह कहाँ है? उन दोनों ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके राक्षस को खोजने की कोशिश की, लेकिन वे उसे खोजने में असफल रहे। मुझे मत बताओ। अचानक वाल्टर के दिमाग में कुछ आया और उसने जमीन के अंदर गहराई से देखने की कोशिश की। जब वाल्टर ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके जमीन के अंदर गहराई से देखा, तो उसने आखिरकार राक्षस को भूमिगत रूप से चलते हुए देखा। ब्लेज ने भी राक्षस को पाया और अपनी लपटों का उपयोग करके उसे बांधने वाली मुरझाई हुई बेलों को जलाने की कोशिश की। अपनी पिछली लड़ाई के कारण उसकी लपटें पहले जितनी शक्तिशाली नहीं थीं, लेकिन फिर भी उसने सफलतापूर्वक लताओं को जला दिया और खुद को मुक्त कर लिया। वाल्टर ने भी अपनी सुनहरी लपटों का इस्तेमाल किया और खुद को मुक्त कर लिया। गड़गड़ाहट। जिस क्षण दोनों ने खुद को मुक्त किया, दसियों किलोमीटर के क्षेत्र में जमीन हिलने लगी और अगले ही पल बूम, जमीन का एक बड़ा टुकड़ा ढह गया और नीचे धंस गया। ढही हुई जमीन से एक विशाल काले रंग का मुरझाया हुआ दिखने वाला पेड़ राक्षस निकला। NOWELL-BEAK-JAN.C ओम। दहाड़। पेड़ राक्षस दहाड़ उठा और हजारों लताएं ब्लेज और वाल्टर की ओर बढ़ गईं। लानत है। ब्लेज ने अपने भाले को तेज गति से घुमाया और अपनी ओर आने वाली लताओं को काट दिया। चलो साथ मिलकर लड़ते हैं। उसने वाल्टर की ओर देखा और उससे पेड़ राक्षस के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए कहा, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा तो उसने देखा कि वह उसकी ओर देखे बिना ही भाग रहा है। मैं इस बेकार की लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहती जब मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। ब्लेज ने वाल्टर की आवाज़ सुनी जब उसने उसे भागते हुए देखा। हालांकि ब्लेज जानती थी कि वाल्टर सही था और उसे पेड़ के राक्षस से लड़ने की जरूरत नहीं थी, जो स्पष्ट रूप से सोलारियन सनफ्रूट की वजह से उसके पीछे था। फिर भी जब उसने उसे अकेले भागते देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम कमीने भतीजे, तुम अपनी चाची को कैसे पीछे छोड़ सकते हो और अकेले भाग सकते हो? भागते हुए वाल्टर जब ब्लेज की आवाज़ सुनी और उसे घृणा भरी आंखों से देखा तो वह लगभग गिर पड़ा। वह अभी भी इवान से नाराज था और अब वह उसे उसकी याद दिला रही थी। भूल जाओ, मुझे यहाँ से भागना है। वाल्टर ने शांत होने के लिए एक गहरी सांस ली और ब्लेज की नज़रों से ओझल हो गया। कमीने। ब्लेज ने वाल्टर को भागते हुए देखकर कोसा और अब वह दसियों काली लताओं से घिरी हुई थी। उसने भागने के लिए उन्हें नष्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने अपनी पिछली लड़ाइयों में अपनी अधिकांश शक्तियों का उपयोग कर लिया था और संघर्ष कर रही थी। इसके अलावा पेड़ राक्षस अभी भी गंभीर नहीं था और बस उसे थका देने की कोशिश कर रहा था। मैं इस तरह से नहीं चल सकता, ब्लेज ने धीमी आवाज में कहा और उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। हालांकि वह जानती थी कि एक और शक्तिशाली चाल का उपयोग करने के बाद वह अपनी अधिकांश शक्तियां खो देगी, फिर भी उसने ऐसा करने का फैसला किया। उसका महासागर नीला भाला हल्की सुनहरी लपटों के साथ चमकने लगा और उसकी आंखों में सोने की एक झलक दिखाई दी। लेकिन इससे पहले कि वह हमला कर पाती, स्विश, उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई और उसमें से एक काली बेल निकली। जब उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई तो ब्लेज ने अपना संतुलन खो दिया और इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, बेल ने उसकी पीठ पर वार किया, जिससे वह उड़ गई। ब्लेज ने भाले पर अपनी पकड़ खो दी और उसकी पीठ पर एक गहरा घाव हो गया। उसने खून की खांसी की और एक चित्रे की गुड़िया की तरह जमीन पर लुढ़क गई। उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि पेड़ के राक्षस ने उसकी पीठ पर जो घाव किया था वह सड़ने लगा है और उसका मांस सड़ रहा है।
जहर। ब्लेज को तुरंत समझ में आ गया कि क्या हो रहा है और उसका चेहरा बदसूरत हो गया। वह लगभग दुनिया से बाहर हो गई थी और अगर वह लड़ती रही तो वह जहर को रोक नहीं पाएगी। लानत है। ब्लेज ने पेड़ के राक्षस को देखते हुए अपने दांत पीस लिए जो उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने कोई रास्ता सोचने की कोशिश की लेकिन रैंक 3 राक्षस के सामने उसे मदद करने वाली कोई चीज नहीं सूझी। अंत में उसने आह भरी और अपना मन बना लिया। उसने जो स्टोरेज रिंग पहनी हुई थी वह चमक उठी और उसके हाथ में सोलरियन सनफ्रूट दिखाई दिया। तुम्हें ये चाहिए है न? उसने पेड़ के राक्षस से पूछा जिसकी विशाल आंखें सोलरियन सनफ्रूट को देखकर लालच से चमक रही थीं। ब्लेज ने राक्षस की लालच भरी आंखों को देखकर हंसी उड़ाई और उसे दूर फेंक दिया। दहाड़। पेड़ के राक्षस ने दहाड़ लगाई जब उसने देखा कि ब्लेज ने फल फेंक दिया है और जल्दी से उसके पीछे चला गया। राक्षस ने फल को पकड़ने के लिए एक बेल का इस्तेमाल किया लेकिन जैसे ही वह फल को पकड़ने वाला था एक तेज लाल रोशनी ने उसकी बेल को काट दिया और जोडा ने फल को पकड़ लिया। मैं इसे ले जाऊंगा। धमाका। जोडा फल को पकड़ने के बाद कुछ कहने वाला था लेकिन वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया क्योंकि एक तेज धमाकेदार आवाज आई और उसके शरीर में एक छोटी हल्की नीली गोली घुस गई।